देखिए, अब आज के दौर में ज़्यादातर सभी अच्छी कंपनीज़ जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही हैं, तो वो पब्लिक में कुछ बातों को ज़्यादा हाइलाइट करती हैं, जिसमें कि एक है सस्टेनेबल डिज़ाइन। और वो क्लेम भी करते हैं कि उनका डिज़ाइन ज़्यादा सस्टेनेबल है। और इसी बात को लेकर इनका दूसरी कंपनी से भी बराबर का कंपटीशन रहता है कि किसके डिज़ाइन या प्रोडक्ट्स ज़्यादा सस्टेनेबल हैं, और इनको अवार्ड्स भी मिलते हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये सस्टेनेबिलिटी इन डिज़ाइन है क्या चीज़, और ये सब करने की ज़रूरत क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब बिना समय बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाकर ये जानना पड़ेगा कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। अब एक बात को हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि हमारा डेवलपमेंट एक रात में नहीं हुआ है, बल्कि समय समय पर काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने इफ़र्ट्स देकर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, और इसी वजह से आज हम इतने ज़्यादा डेवलप्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। और जब पुराने समय में लोगों ने नए नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए, तो उन्हें हर कोई नहीं ले पाता था, जिसकी काफ़ी सारी वजह हैं, जैसे कि हर किसी को उसके बारे में ना पता होना, उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ना होना, पैसे की कमी होना, और यहाँ तक कि नई चीज़ों को एकदम से एक्सेप्ट ना करना। और कुछ लोग तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें ये प्रोडक्ट लेना क्यों चाहिए। लेकिन जब कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट करने शुरू किए, तो लोग उन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा खरीदने लगे। मतलब अब डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ने उन्हें ये बता दिया कि जो प्रोडक्ट्स उन्हें दिखाए जा रहे हैं, इससे उनकी लाइफ आसान हो जाएगी और ये सभी के पास होने चाहिए। और फिर इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अब कंपनी वाले बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाकर उन प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पर बनाने लगे। अब अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगे, तो फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगी, क्योंकि पहले के मुकाबले अब डिमांड और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और इसे जल्दी से फुलफिल करने के लिए कंपनी वालों ने अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में प्लास्टिक और पॉलीमर्स जैसे तरह तरह के मटेरियल्स का लार्ज स्केल पर यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे कि इनके प्रोडक्ट भी सस्ते हुए और जल्दी भी बनने लगे। क्योंकि कंपनी वाले ये नहीं चाहते थे कि मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाए और कहीं उनके बायर्स किसी और प्रोडक्ट पर स्विच ना हो जाएं। पर इन नए नए मटेरियल्स को बनाने और हर चीज़ में इन्हें यूज़ करने के चक्कर में लोगों ने उस समय इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया कि जो भी हम कर रहे हैं, तो इसका हमारी धरती पर आने वाले समय पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो इसका पता नहीं चला, लेकिन कुछ सालों के बाद इसका प्रभाव देखने को मिलने लगा। जैसे कि फैक्ट्रीज में से हार्मफुल केमिकल्स नेचर में मिक्स होने लगे, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगी, पॉल्यूशन बढ़ने लगा, स्पेस की कमी होने की वजह से लोग जंगलों और पेड़ों को काटने लगे, व्हीकल्स और मशीन्स भी इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाने लगी। और यहाँ तक कि इस टाइम इनोवेशन और इन्वेंशन में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से लोग बिना सोचे समझे कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करने लगते थे। अब चाहे इनका रिजल्ट कितना भी अच्छा आ रहा था, लेकिन इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि नेचर में सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से वो कनेक्शन बीच बीच में से टूटने लगे, और इसी चीज़ ने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म देना शुरू कर दिया। लेकिन जब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि ह्यूमंस की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ नेचर के अगेंस्ट में जा रही हैं और इनसे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम्स मिलकर क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस की स्पीड को भी बढ़ा रही थी। अब इसी तरह की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए 1960 के आसपास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्टार्टिंग हुई। हालांकि इसमें नेचर या इन्वायरमेंट के अलावा और भी टॉपिक्स आते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इन्हें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सभी इससे कनेक्टेड हैं। और इसी वजह से सस्टेनेबल डिज़ाइन को इको डिज़ाइन, ग्रीन डिज़ाइन और इन्वायरमेंटल डिज़ाइन भी बोलते हैं। सस्टेनेबल डिज़ाइन की हेल्प से हम ऐसे प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग्स और सिस्टम्स बना पाते हैं जो कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स पर पड़ने वाले सभी निगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकें, और साथ में सोशल और इकोनॉमिक हेल्थ को भी प्रमोट कर सकें। और इंसानों की वजह से उन टूटे हुए कनेक्शंस को जोड़ने के लिए आज डिज़ाइनर्स ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि रिसाइक्लेबल हों, कंपोस्टेबल हों और पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छे हों। आसान शब्दों में बोलें तो एक तरह से ऐसे आइटम बनाना जो कि नेचुरल सिस्टम्स के साथ हार्मनी क्रिएट कर पाए। मतलब वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ा रहे, क्योंकि अगर वो नेचर से बिल्कुल दूर हो गया तो फिर वो नेचर के अगेंस्ट में चला जाएगा, और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए अब तक काफ़ी सारे लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स और सजेशंस दिए हैं। अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलें तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं और अपनी धरती को काफ़ी हद तक पहले जैसा बना सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से जो उन्हें ठीक लगा वो बोला है, पर हम अपनी वीडियो में सिर्फ उन्हें देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं। तो अब अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस प्रोडक्ट की फॉर्म को ठीक से डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि डिज़ाइन का एक मेन एलिमेंट है। और किसी प्रोडक्ट की परफेक्ट फॉर्म उसके यूज़र को सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लोग उसे सबसे पहले देखते हैं जो दिखने में अच्छे हों, और इस वजह से यूज़र उस प्रोडक्ट की अच्छे से केयर भी करता है,
जिससे उस प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाती है। और साथ में फॉर्म ऐसी होनी चाहिए जिसे बनाने में मटेरियल भी वेस्ट ना हो और उसमें हम छोटे मोटे चेंजेस करके उस प्रोडक्ट को किसी और काम में भी यूज़ कर सकें, मतलब उसे आसानी से रीयूज़ भी किया जा सके। अब किसी प्रोडक्ट में अपने हिसाब से चेंजेस करना या उसे किस तरह से रीयूज़ करना है, तो ये यूज़र की क्रिएटिव थिंकिंग पर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा ये समझना भी ज़रूरी है कि वो फॉर्म एनर्जी कंजम्पशन को किस तरह से अफेक्ट करेगी। जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर का इम्पेलर है, तो अगर हम उसकी फॉर्म को ठीक से डिज़ाइन करेंगे तो वो थोड़े कम आरपीएम पर भी ज़्यादा अच्छे से वैक्यूम क्रिएट कर पाएगा। और अगर वो ठीक से डिज़ाइन नहीं है तो फिर हमें उसे और ज़्यादा एनर्जी देकर उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और साथ में इस पर भी सोचना कि उस प्रोडक्ट के साइज़ और फॉर्म की वजह से पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल एमिशन पर क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसमें गलती करी तो इसकी वजह से एनर्जी, टाइम, मटेरियल, स्पेस और पैसा, ये सभी पांचों चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होंगी। लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट की सही फॉर्म पर ध्यान दें और उसको ठीक से डिज़ाइन करें तो ये चीज़ें कम यूज़ होंगी। और ये भी ध्यान रखें कि उस फॉर्म को प्रोडक्ट के किसी भी फंक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है IKEA कंपनी के प्रोडक्ट्स, जो कि दिखने में तो अच्छे होते ही हैं और उनकी फॉर्म को भी अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि वो हर टेस्ट में पास हो जाए। और साथ में वो लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उन्हें डिसअसेंबल करके पैक किया जा सके। और इसी क्वालिटी की वजह से उन प्रोडक्ट्स में पैकेजिंग मटेरियल भी कम लगता है और उसे रखने से लेकर उसे लाने ले जाने में भी स्पेस और पैसा काफ़ी सेव हो जाता है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट बनाने की कोशिश करते हैं और फिर जो भी उसे खरीदता है तो वो खुद असेंबल कर लेता है, जिससे कंपनी वालों का भी फ़ायदा हो गया और कस्टमर को भी थोड़े कम पैसे देने पड़े। कुल मिलाकर एनर्जी, टाइम, मटेरियल, स्पेस और पैसा, ये सभी पांचों चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। अब फॉर्म के बाद आता है फंक्शन एंड यूजेबिलिटी, जिसमें कि हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होता है कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ उसके फंक्शन को ही ठीक से परफॉर्म ना करे, बल्कि जिस तरह से वो काम कर रहा है और यूज़र उसे किस तरह से यूज़ कर रहा है। तो इस सब की वजह से प्रोडक्ट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में इन्वायरमेंट और दूसरी चीज़ों पर जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनफेवरेबल इम्पैक्ट्स डाल रहा है तो उसको किस तरह से कम किया जाए। पूरी लाइफ साइकिल मतलब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, यूज़ और डिस्पोजल तक का सफ़र। और इसे करने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, जिसके लिए हमें ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होगा जो कि कम से कम एनर्जी पर ऑपरेट हो सके और ज़्यादा वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस ना करे, जो कि किसी भी काम का ना हो। और हमारा प्रोडक्ट यूज़र फ्रेंडली होने के साथ में ड्यूरेबल भी होना चाहिए, जिससे कि वो लंबे समय तक चले और जब भी यूज़र उसे यूज़ करे तो वो हमेशा एक नए प्रोडक्ट जैसा एक्सपीरियंस और रिजल्ट दे। अब इस सबके अलावा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब हर सिचुएशन में वो परफेक्टली वर्क करे। और इसी के साथ अगर फ्यूचर में कंपनी उस प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए कोई पार्ट या टेक्नोलॉजी बनाती है जिसे कि एक्सचेंज करवाकर उस प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड हो जाएं, तो इस चीज़ के लिए हमारा प्रोडक्ट पहले से तैयार रहना चाहिए। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा और किसी नए फीचर या टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए बायर को भी नया प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा। और जितने भी प्रोडक्ट्स बिक चुके हैं तो उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। और साथ में अपने प्रोडक्ट को हमें सिंपल और ईजी बनाना है, जिससे कि हर कोई उसे आसानी से यूज़ कर पाए और टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन जल्दी से समझ में नहीं आते हैं जिसकी वजह से उनका टाइम भी वेस्ट होता है और कभी कभी प्रोडक्ट को भी नुकसान हो जाता है। और लास्ट में है नेचर फ्रेंडली मटेरियल को सेलेक्ट करना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि एक ऐसी जूसर मशीन डिज़ाइन करना जो कि कम एनर्जी पर ऑपरेट हो, अच्छे से काम कर सके, आसानी से हर कोई उसे यूज़ कर पाए, रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी हो, मल्टीपर्पस हो, फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट्स के लिए पहले से तैयार हो और साथ में मैन पावर की हेल्प से भी चल सके, जिससे कि उसमें कम एनर्जी यूज़ हो। अब फंक्शंस एंड यूजेबिलिटी के बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, और इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर बायर ये चाहता है कि उसे कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलें। तो अब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लूज़ किए बिना और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए उसे सस्ता बनाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रोडक्ट के डिज़ाइन को सिंपल और मॉड्यूलर बनाना, उसके वर्किंग मैकेनिज्म को ईजी बनाना जिससे कि उसमें कम पार्ट्स और कम स्पेस यूज़ हो और वो नॉर्मल मशीनों से ही आसानी से बन जाए। और इसके अलावा पार्ट्स को मल्टीपर्पस और अडेप्टेबल बनाना, वरना हर नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए बार बार सारे पार्ट्स को स्टार्टिंग से डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास पहले से कुछ डिज़ाइन पार्ट्स होंगे जो दूसरे प्रोडक्ट में भी फिट हो जाएं, तो काम भी जल्दी होगा और मेहनत भी कम लगेगी। जैसे कि IKEA कंपनी वाले अपनी सभी मूविंग चेयर के बॉटम पार्ट्स को सेम रखते हैं और वो बस ऊपर के डिज़ाइन को डिफरेंट रखते हैं, जिससे कि इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बार बार हर नए प्रोडक्ट के लिए अलग से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता।
क्योंकि एक ही पार्ट सब में फिट हो जाता है और लार्ज नंबर में मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल को बाहर से इंपोर्ट करने की जगह अगर पॉसिबल है तो उसे अपने ही शहर या किसी पास की जगह से खरीदना, और साथ में ऐसे अल्टरनेटिव मटेरियल को यूज़ करना जो कि सस्ता भी हो, बार बार रीयूज़ भी किया जा सके और हार्मफुल भी ना हो, जैसे कि वुड, बैम्बू, रिसाइकल्ड प्लास्टिक और पेपर बोर्ड जैसे मटेरियल को यूज़ करना। और प्रोडक्ट बनाने के लिए हाईली एफिशिएंट ऑटोमेटिक मशीन्स की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग करना, और साथ में अपने प्रोडक्ट को सोलर पावर या बायो एनर्जी जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से भी चलने वाला बनाएं। अब इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट पर हिसाब से खर्चा करना और उस पैसे को इनोवेशन या एक्सपेरिमेंट में लगाना। जैसे कि इलॉन मस्क एडवर्टाइजमेंट पर इन्वेस्ट करने की जगह वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स फ्री में फेमस हो जाएं। और आजकल काफ़ी सारी कंपनीज गवर्नमेंट के साथ भी कनेक्ट हो रही हैं जिससे कि कस्टमर्स को भी सब्सिडी मिल जाती है, जैसे कि सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सरकार सब्सिडी देती है। और इसी के साथ हम कस्टमर्स को तरह तरह की स्कीम्स के साथ और प्लान्स के साथ भी जोड़ सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस भी कनेक्टेड रहेगी और प्रोडक्ट भी सस्ते हो जाएंगे। और अब लास्ट में है यूज़र को ठीक से नॉलेज देना कि किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए जिससे कि अच्छा रिजल्ट आए, पैसा भी बचे और प्रोडक्ट भी लंबे समय तक चले। जैसे कि टीवी पर एक ऐड आता है कि खाना बनाते समय बर्तन को ढक कर रखें जिससे कि गैस बचेगी और काम भी जल्दी होगा। तो अब इतनी सारी बातों को समझने के बाद अब चलते हैं मटेरियल्स की तरफ। अब एक बात हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमें अपने डिज़ाइन या प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले सही मटेरियल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि इको फ्रेंडली हो, रिन्यूएबल हो और लो इम्पैक्ट ऑप्शंस हो, जैसे कि बेम्बू, फाइबर, रिक्लेम्ड वुड और रिसाइकल्ड मेटल। वैसे अभी तक हम मटेरियल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, पर अब इसे थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि आखिर किस टाइप के मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखकर किस तरह से सिलेक्शन करना है। अब किसी भी प्रोडक्ट के लिए मटेरियल को सेलेक्ट करने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि उस प्रोडक्ट को हम किस काम के लिए बना रहे हैं और अभी तक उस प्रोडक्ट में कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। फिर ये देखना है कि इनमें से कौन से मटेरियल्स हार्मफुल हैं, और फिर इसके बाद इस पर रिसर्च करनी है कि जो मटेरियल्स हार्मफुल हैं तो उनको कौन सा मटेरियल रिप्लेस कर सकता है, वो भी बिना किसी को डिस्टर्ब करते हुए। और जो भी मटेरियल हर तरह से फिट बैठ जाए तो उसी को सेलेक्ट कर लेना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑटोमोबाइल में मेटल और प्लास्टिक की जगह अब काफ़ी सारी कंपनीज नेचुरल फाइबर का यूज़ करती हैं, जैसे कि फ्लेक्स और हेम्प फाइबर। अब ये तो थी एक बेसिक बात, अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। तो अब किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करते टाइम सबसे पहले LCA मतलब लाइफ साइकिल असेसमेंट की हेल्प से ये देखना है कि उस मटेरियल की पूरी लाइफ साइकिल में इन्वायरमेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, जिन्हें कि एसएस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स बोलते हैं। और इसमें काफ़ी सारी बातें आती हैं जिनमें से हम कुछ के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं और अभी आगे भी जानेंगे। जैसे कि अब इसमें आता है एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, यूजेस और डिस्पोजल। सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि उस मटेरियल के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करने में नेचर को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम डैमेज और ग्लोबल वार्मिंग। और इसके बाद किसी भी मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको कैसे कम करें, जैसे कि पॉल्यूशन, हैबिटेट डिसरप्शन, ट्रैफिक कंजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और हेल्थ इम्पैक्ट्स। और इसके बाद है रिसाइकल्ड और रिसाइकलेबल मटेरियल्स को बढ़ावा देना, जिसमें कि हमें सिर्फ उसी मटेरियल को सेलेक्ट करना है जो या तो रिसाइकल्ड हो या फिर रिसाइकलेबल हो, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, स्टील, कार्डबोर्ड, फाइबर बोर्ड और वुड। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज सही मटेरियल्स को लें, जैसे कि बैम्बू, कॉर्क, कॉटन और वूल। अब इन्हें यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि फाइनाइट रिसोर्सेज का डिप्लेशन रिड्यूस हो जाएगा। और इसके साथ में बायो प्लास्टिक जैसे इनोवेटिव मटेरियल्स को भी यूज़ करें, जैसे कि 3D प्रिंटिंग में पॉलीएक्टिक एसिड मतलब PLA काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा सेलेक्टेड मटेरियल की लोकल सोर्सिंग, ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट कंसिडरेशन और मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अब इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है लो VOC वाले मटेरियल्स को सेलेक्ट करना या बनाना। VOC मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें यह होता है कि जिस भी मटेरियल में कंपाउंड होते हैं तो उनके केमिकल्स एयर में एवेपोरेट होकर एयर पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, जैसे कि एरोसोल स्प्रे, पेंट और वुड प्रिजर्वेटिव हाई VOC के एग्जाम्पल हैं। और वहीं दूसरी तरफ एडिसिव, सीलेंट्स और फ्लोर फिनिशेस लो VOC के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ और सर्टिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि सबसे पहले है क्रेडल टू क्रेडल, जिसे हम C2C भी बोलते हैं। और इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स की क्रिएशंस को प्रमोट करते हैं जो कि इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो। और इसके बाद है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन मतलब LEED, जो कि एक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है।
और इसमें हम सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। अब इतना कुछ समझने के बाद लास्ट में आता है डिस्पोजल। देखिए, एक बात हम सभी जानते हैं कि किसी चीज़ की अगर स्टार्टिंग हुई है तो उसकी एंडिंग भी होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी मटेरियल की एंडिंग की वजह से वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करें, वरना वो एक साइकिल का हिस्सा बनने की जगह अपनी अलग ही डायरेक्शन में चलता रहेगा और सभी को डिस्टर्ब करेगा, जिससे कि नेचर में जो कनेक्शंस टूटे हुए हैं तो वो कभी जुड़ नहीं पाएंगे और प्रॉब्लम्स भी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, बल्कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर लिविंग थिंग को प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अलावा जब तक यूज़र किसी प्रोडक्ट से जुड़ा रहता है तब तक वो इस बात का ध्यान भी रखता है कि प्रोडक्ट की वजह से किसी को प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन जब वो प्रोडक्ट यूज़र के किसी काम का नहीं रहता तो उसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि इसमें ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना जो कि रियूजेबल हों और इनके पार्ट्स डिसअसेंबल करके किसी और काम में भी लिए जा सकें। और साथ में ये भी सोचना मटेरियल को रिसाइक्लेबल और बायोडिग्रेडेबल कैसे बनाया जाए। और फिर डिज़ाइन करते टाइम ये कोशिश करनी है कि इस प्रोडक्ट को और इसके पैकेजिंग मटेरियल को यूज़र किस तरह से अपसाइकिल कर सकता है और इन आइडियाज़ को भी यूज़र तक पहुँचाएँ। अपसाइक्लिंग में हम यूज़लेस चीज़ों को यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बीच में से काट कर उसमें प्लांट लगाते हैं, और इसी तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स रीयूज, रिसाइकल और रिफर्बिश होते रहेंगे। अब इस पूरे टॉपिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया के इलियार सिब्बलन ने दिया है, जो कि बायोडिग्रेडेबल पेपर की हेल्प से पेन बनाते हैं और उनमें एक बीज भी डालते हैं, जिससे कि पेन खत्म होने के बाद उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद उस जगह पर एक पेड़ उग जाता है। तो अभी तक हम ये समझ रहे थे कि अपने प्रोडक्ट को सस्टेनेबल कैसे बनाएं। तो अब बारी है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डिज़ाइन को समझने की। अब इसमें टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें की फिलॉसफी ऑफ सस्टेनेबल डिज़ाइन बुक से लिया गया है, जो कि है बायोमिमिक्री, कंजर्वेशन, ह्यूमन वाइटैलिटी, इकोसिस्टम, 7 जनरेशन और हॉलिस्टिक प्रिंसिपल। तो सबसे पहले है बायोमिमिक्री प्रिंसिपल, जो कि हमें नेचुरल सिस्टम्स सीखने को बोलता है। और बायोमिमिक्री में हम नेचर से इंस्पिरेशन लेकर अपने डिज़ाइन को सस्टेनेबल बनाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि जापान की हाई स्पीड ट्रेन को किंगफिशर की चोंच से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। मतलब यहाँ बायोमिमिक्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया गया है। अब बायोमिमिक्री के बाद है कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जो कि हमें एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति रिस्पेक्ट करने को बोलता है। और इसमें हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी अच्छी हेल्थ के लिए वेस्ट जनरेशन को कम करते हैं और रिसोर्सेज के कंजम्पशन को मिनिमाइज करते हैं, जैसे कि नेचुरल वेंटिलेशन, ग्रीन रूफ्स और पैसिव सोलर डिज़ाइन इसके एग्जांपल्स हैं। अब कंजर्वेशन के बाद है ह्यूमन वाइटैलिटी प्रिंसिपल, जो कि हमें लोगों के प्रति सम्मान करने को बोलता है। और इसका मकसद ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना होता है जो कि ह्यूमन हेल्थ पर पड़ने वाले सभी निगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करें, जैसे कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, वर्केबिलिटी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और हेल्दी बिल्डिंग मटेरियल्स इसके एग्जांपल्स हैं। अब वाइटैलिटी के बाद है इकोसिस्टम प्रिंसिपल, जो कि हमें जगह के प्रति सम्मान करने को बोलता है और इसमें हमें आसपास के नेचुरल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिज़ाइनिंग करनी होती है, जिससे कि हम लोकल इकोसिस्टम की अच्छी हेल्थ को प्रमोट कर सकें और उस पर पड़ने वाले हार्म को मिनिमाइज कर सकें, जैसे कि परमेबल पेवमेंट्स, अर्बन एग्रीकल्चर और नेचुरल मटेरियल्स इसके एग्जांपल्स हैं। अब इकोसिस्टम प्रिंसिपल के बाद है 7 जनरेशन प्रिंसिपल, जो कि हमें फ्यूचर के प्रति सम्मान करने को बोलता है और इसमें हमें ऐसे डिसीजन और एक्शंस लेने होते हैं जो कि आने वाली जनरेशन्स के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट के साथ हार्मनी क्रिएट करने में हेल्प करें, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, वेस्ट रिडक्शन और सोशल इक्विटी इसके एग्जांपल्स हैं। अब 7 जनरेशन के प्रिंसिपल्स के बाद आता है होलिस्टिक प्रिंसिपल, जो कि सिस्टम थिंकिंग को बढ़ावा देता है और ये भी बताता है कि सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और इसमें हम एक लूप की तरह सभी एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंटली, सोशली और इकोनॉमिकली बैलेंस सॉल्यूशन क्रिएट हो पाए, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और सर्कुलर इकोनॉमी इसके एग्जांपल्स हैं। कुल मिलाकर इन सभी प्रिंसिपल की हेल्प से हम ऐसे प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग सिस्टम्स और इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं जो कि इन्वायरमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी पर पड़ने वाले सभी निगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकें और साथ में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाए। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि इस समय हमारा इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 112वीं रैंक पर है। तो अब यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ फेमस लोगों के द्वारा दिए गए थॉट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला थॉट है कि नेचर डज नथिंग यूजलेसली, और ये एरिस्टोटल ने बोला है, जिसका मतलब है प्रकृति कुछ भी ऐसा नहीं करती जो कि किसी काम का ना हो। अब इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन का थॉट है कि वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स
विद द सेम थिंकिंग वी यूज़ व्हेन वी क्रिएट देम। इसका मतलब है कि हमारी समस्याओं का हल खोजने के लिए हमें नई और अलग सोच की ज़रूरत है। और लास्ट में है लियोनार्डो डा विंची का थॉट कि ह्यूमन सब्टेडली विल नेवर डिवाइस एन इन्वेंशन more beautiful, more simple, more direct than nature does, because in her invention nothing is lacking and nothing is superfluous। इसका मतलब है कि इंसान कभी भी नेचर के जैसा और उससे ज़्यादा सुंदर, सरल और सीधा इन्वेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि नेचर की क्रिएशन में कुछ भी कमी नहीं है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है क्रिएटिव सर्कल, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आप किसी डिज़ाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ग्रुप आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और डिज़ाइन एजुकेशन और डिज़ाइन फील्ड्स के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं, क्योंकि हमें अभी पूरे इंडिया में डिज़ाइन एजुकेशन को सपोर्ट और प्रमोट करना है।